नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ राष्ट्र हित में शिक्षा की बात होती है और आप सभी को हैप्पी दिवाली। यदि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 28 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है, तो हिंदी भी आपके सब्जेक्ट में है। तो यदि आप हिंदी की अच्छे से प्रश्नोत्तरी लगा करके जाएंगे तो अवश्य यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 100% है। आइए दोस्तों, श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाषा का जो लिखित रूप है, तो हम किसी चीज़ को लिख करके बताएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो भाषा का जो लिखित रूप है तो उसको बताएंगे तो लिख करके ही ना बताएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी लिख कर। प्रश्न नंबर 2, भारत की राष्ट्रभाषा है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है दोस्तों, यह तो सर्वविदित है। प्रश्न नंबर 3 है, व्याकरण भाषा के बताता है। दोस्तों, व्याकरण जो है वह भाषा के नियम बताता है। कहाँ पर आगम होगा, कहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगती है, कहाँ दीर्घ ई लगता है, इस तरह के जो नियम बताता है वह व्याकरण है। अगला प्रश्न है आपका, पुष्प कौन सा शब्द है? दोस्तों देखिए, पहले तो आप तत्सम और तद्भव शब्द समझ लीजिए। दोस्तों, तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वह सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं और उनसे अपभ्रंश होकर जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। अर्थात संस्कृत से जो उत्पन्न अपभ्रंश शब्द हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए, पुष्प शब्द जो है दोस्तों संस्कृत का शब्द है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। यदि आपसे पूछा जाए कि पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा, तो पुष्प का तद्भव रूप होगा फूल, सरोज। ठीक है दोस्तों, तो फूल, सरोज जो हिंदी में है उनको तद्भव रूप कहते हैं। आइए दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, तत्सम। पांचवा प्रश्न है, ऊ तथा बड़े ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों, यदि आपने हमारी वर्ण विचार वाली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य जाकर के देख लीजिए, वह भी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ऊ अथवा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, ऊ अथवा ऊ का उच्चारण स्थान है होठ अथवा ओष्ठ। हमने वर्ण विचार वाली क्लास में आपको बताया था कि उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। ठीक है, ऊ और पवर्ग का, पवर्ग यानी दोस्तों प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, ऊ और प फ ब भ म, इनका स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ। ठीक है दोस्तों, ये होठों से बोले जाते हैं। अब आगे पूछ रहा है, ए, आई, ओ और औ कौन सा स्वर है? दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ए, आई, ओ, औ ये चार ऐसे स्वर हैं जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, आप वर्ण विचार की वीडियो में जाकर के आराम से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, आपको पता है मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। आठवां प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? यह दोस्तों आप अच्छे से जानते होंगे, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33 और स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? स्वरों की संख्या है 11। ठीक है दोस्तों, व्यंजन वर्णों की हिंदी में संख्या 33 है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है दोस्तों, यदि संस्कृत में पूछी जाए संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो संस्कृत में दोस्तों 9 स्वर होते हैं। स्वरों को संस्कृत में अच भी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए दोस्तों, हम सूक्ष्म रूप में हर एक टॉपिक की व्याख्या करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में इसके इर्द गिर्द भी कोई भी प्रश्न आए
तो भी आप करके आ जाएं। कवर्ग का उच्चारण स्थान, दोस्तों वर्ण विचार की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः अर्थात अ हो अथवा कवर्ग हो। दोस्तों कवर्ग माने क ख ग घ ङ, या आपसे कहा जाए मान लीजिए चवर्ग, तो चवर्ग के च के आगे जो 5 अक्षर होते हैं च छ ज झ य, आपसे कहा जाए पवर्ग तो प के आगे जो 5 अक्षर होते हैं प फ ब भ म, यही वर्ग कहलाते हैं। आपसे पूछा गया है कवर्ग का उच्चारण स्थान, तो दोस्तों अ कवर्ग यानी क ख ग घ ङ और ह, इनका स्थान क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। क्या किस किस का? अ, छोटा अ हो अथवा बड़ा अ हो, और क ख ग घ ङ, इन 5 में से यदि कोई भी हो और ह हो तो उनका स्थान क्या होता है? कंठ कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कंठ। अगला प्रश्न है आपका पवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों मैंने आपको वर्ण विचार की वीडियो में यह भी बताया था कि ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ऊ हो अथवा प फ ब भ म हो, इनका स्थान क्या होता है? ओष्ठ यानी होठ होता है। ऊ हो प फ ब भ म, इनमें से कोई भी हो तो उसका स्थान ओष्ठ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ओष्ठ। 11वां प्रश्न है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों ट वर्ग का एक हमने हल्का सा छोटा सा सूत्र बताया था वर्ण विचार की वीडियो में, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या बताया था? ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री हो, री ऋषि वाला री हो, या टवर्ग, टवर्ग यानी दोस्तों ट ठ ड ढ ण, इन 5 में से कोई हो, री हो अथवा ट ठ ड ढ ण, इनमें से कोई भी हो, उसका स्थान क्या कहलाएगा दोस्तों? मूर्धा। तो देखिए दोस्तों अब आपसे पूछा है टवर्ग का उच्चारण स्थान, तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे। 12वां प्रश्न है चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों चवर्ग के लिए भी हमने आपको सूत्र बताया था, ईचु यशानाम तालु। क्या है? ईचु यशानाम तालु। दोस्तों इसका अर्थ है ई हो, ई, और च छ ज झ य हो, ठीक है, और सीटी वाला सकार हो, उसका स्थान क्या होता है? तालु। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों 2 प्रश्न मैं पवर्ग के पीछे करा चुका हूँ, उसी तरह यहाँ पर पवर्ग न लिखकर इन्होंने एक एक अक्षर लिख दिया है, प फ ब भ म। आपके लिए पवर्ग लिखे या फिर प फ ब भ म लिखे, एक ही बात है। तो हमने बताया था ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ठीक है, ऊ हो प फ ब भ म हो, इनका स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा बी, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, आइए, यदि आपके किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमको अवश्य बताइए, आपका अवश्य हम समाधान करके देंगे। 14वां प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रश्न गलत छपा है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, प्रश्न ये होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो दोस्तों देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, व, र, ल। आप अच्छे से याद रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, व, र, ल। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। दोस्तों प्रश्न को घुमा दिया गया है और आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। देखिए आपसे संज्ञा नहीं पूछा कौन सा शब्द संज्ञा है, आपसे पूछा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो पहले तो दोस्तों आपको विशेषण की परिभाषा बता दूं, कोई भी शब्द जब किसी की विशेषता बताता है तो वह विशेषण कहलाता है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इन्होंने कहा है संज्ञा से बना हुआ विशेषण,
सबसे पहले हम लेंगे, मान लीजिए नमक शब्द है, क्या नमक किसी की विशेषता बता रहा है? नहीं है। अब मान लीजिए कृपा शब्द है, कृपा करना, कृपा करना, कृपा शब्द किसी की भी विशेषता नहीं बता रहा। इसी तरह जाति, जाति क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, तो जाति भी किसी की विशेषता नहीं बताती। लेकिन यदि हम कुलीन कहते हैं तो देखिए कुलीन एक विशेषता बता रहा है। कैसे? कुलीन नारी, कुलीन व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? कुलीन है, ठीक है। नारी कैसी है? कुलीन है। तो नारी की विशेषता क्या है कि नारी वह कुलीन है। मान लीजिए कुलीन शब्द ना दे करके वह कहता है श्याम अच्छा लड़का है। क्या है? श्याम अच्छा लड़का है। अब आपसे कहा गया कि इसमें विशेषण खोजिए, तो देखिए दोस्तों, श्याम जो है वह कैसा है? तो आप अपने आप से प्रश्न करेंगे श्याम कैसा है? तो श्याम अच्छा है। तो अच्छा जो है वह किसकी विशेषता है? श्याम की। तो विशेषता जो होती है वही विशेषण है, तो अच्छा एक विशेषण हो गया। तो इस तरह से विशेषण को आप पहचानेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? पुनः रिपीट कर दिया है प्रश्न को, देखिए, लेकिन ऑप्शन अलग हैं। संज्ञा से बना हुआ फिर से विशेषण पूछा इन्होंने। देखिए दोस्तों, पहला शब्द है जापान। दोस्तों जापान जो है एक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा की परिभाषा कहती है किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए जापान जो है एक देश है, ठीक है ना। तो देश एक स्थान है, इसीलिए वजह से यह संज्ञा है। अच्छा, सी ऑप्शन जो दिया दान, देखिए दोस्तों, दान देना, दान लेना, यह एक क्या है? ये क्रिया है, दान देना, दान लेना, ठीक है। और जाति, देखिए दोस्तों, जाति ऑप्शन फिर से आ चुका है, जाति एक संज्ञा है। लेकिन अगर हम गुणी की बात करें हैं, तो अब हमें विशेषण देखना है। तो कैसे पहचानेंगे गुणी एक विशेषण है? आप बोल के देखेंगे गुणी के आगे गुणी किसी की विशेषता हो सकती है क्या? तो हम बोलते हैं गुणी व्यक्ति हैं, गुणी पुरुष, ठीक है ना, हैं गुणी जानवर, मतलब इस तरह से बोलते हैं ना, गुण वाला है, गुण वाला व्यक्ति बोलते हैं ना दोस्तों। तो गुणी एक क्या हो गया? विशेषण। क्यों? क्योंकि गुणी जो है वो व्यक्ति की या पुरुष की या किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए गुणी एक विशेषण हो गया। इसी वजह से 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 17वां क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? मैं आपको दोस्तों पहले ही अलर्ट कर रहा हूं, आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे 28 तारीख को, पहले आप प्रश्नों को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। यह मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इसलिए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है यह देखना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए नमकीन, ठीक है, आप बोलते हैं नमकीन चाय है, चाय कैसी है? नमकीन है। नमकीन दूध लग रहा है, नमकीन। तो देखिए नमकीन क्या विशेषता बता रहा है? तो विशेषता बताने के कारण यह विशेषण हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है हमें विशेषण नहीं चाहिए, तो नमकीन एक विशेषण हो गया, इसलिए इसको हटा देंगे, यह उत्तर नहीं होगा। अब दयालु आ जाइए, दयालु विशेषण है कि नहीं है? दयालु व्यक्ति है, दयालु पुरुष, दयालु साधु है, ठीक है ना। तो दयालु भी एक क्या है? विशेषता बता रहा है। तो दयालु भी क्या है? एक विशेषण है। तो हमारा ये भी उत्तर नहीं है। अब धनवान पे आ जाइए, धनवान व्यक्ति, तो देखो व्यक्ति कैसा है? धनवान है, धन वाला है। तो धन वाला जो धनवान है यह भी एक विशेषण हो गया, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यदि हम 4th ऑप्शन पर जाएं, फुर्ती, फुर्तीला व्यक्ति, क्या कहते हैं? फुर्तीला व्यक्ति। यदि फुर्तीला हो जाता है तब तो हो जाता है यह विशेषण। लेकिन फुर्ती, स्फूर्ति, ये स्फूर्ति जो है ये क्रिया है ना। स्फूर्ति क्या है? क्रिया है। तो क्रिया है, इसलिए यह विशेषण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों वही प्रश्न दोहरा दिया है आपको बहकाने के लिए, ऑप्शन इसके अलग हैं। तो हमें विशेषण नहीं है ऐसा शब्द खोजना है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है अपमानित,
अब अपमानित पे यदि चर्चा करें, अपमानित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का अपमान हो चुका हो, है अपमानित व्यक्ति, अपने आप दिख रहा है विशेषण है। नियमित है, यह व्यक्ति नियमित आता है, तो नियमित भी इसकी एक विशेषता हो गई व्यक्ति की, इसलिए यह भी नहीं होगा। लेकिन और वार्षिक, वार्षिक पंचांग, वार्षिक तिथि, तो ये तिथि पंचांग इत्यादि की विशेषता क्या है? वार्षिक है, इसलिए यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अपमान की बात करें, हैं अपमानित तो विशेषण है, लेकिन अपमान, उसने मेरा अपमान किया, क्या किया? अपमान किया। ठीक है दोस्तों, तो अपमान ये क्या है? एक संज्ञा है, सॉरी अपमान एक क्रिया है, तो क्रिया होने के कारण इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? नहीं का, अब है, हमें विशेषण देखना है। आइए बी ऑप्शन लेते हैं पहले। प्यास, मुझे प्यास लगी है, क्या? प्यास, तो प्यास एक क्या हो गई? क्रिया। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा, प्यास एक संज्ञा है। सी ऑप्शन है पशु, पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। संतोष, क्या है दोस्तों? संतोष भी एक संज्ञा है। लेकिन इच्छुक, अब इच्छुक, इच्छुक के आगे कुछ लगा के देखिए क्या लगता है? इच्छुक व्यक्ति, इच्छुक नारी है, तो ये इच्छुक क्या हो गया? एक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्यास विशेषण नहीं है, लेकिन आप कहते हैं प्यासा व्यक्ति, तो प्यासा विशेषता हो जाएगी। हैं व्यक्ति कैसा है? प्यासा है, तो कैसा का उत्तर यदि मिलता है तो आप समझ जाइए विशेषण की बात कर रहा है। तो देखिए व्यक्ति कैसा है? प्यासा, तो प्यासा विशेषण है, लेकिन प्यास विशेषण नहीं है। हैं पशुता, पशुत्व प्रवृत्ति का व्यक्ति, पशुत्व प्रवृत्ति का व्यक्ति, पशुत्व विशेषण हो जाएगा। लेकिन पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आइए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? अब हमें सर्वनाम से बना हुआ विशेषण चाहिए। देखिए सर्वनाम क्या होता है? जो सभी यूज कर सकते हो, जैसे मैं एक सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम है, कोई भी एक सर्वनाम है। लेकिन तेरा क्या है? यह एक विशेषण हो गया। तुम या तू कहते तो सर्वनाम होता, लेकिन तेरा कहने पर यही विशेषण बन जाता है। ठीक है, जैसे तेरा काम, तेरा नाम, तो ये नाम इत्यादि का विशेषण क्या है? तेरा, इसलिए तेरा जो है विशेषण कहलाएगा। तो 20 का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 21वां। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, हमें विशेषण नहीं चाहिए। अब देखिए चालू, कहते हैं ना चालू व्यक्ति, कितना चालू व्यक्ति है, तो चालू क्या है? व्यक्ति की विशेषता हो गई, विशेषण है, इसलिए हमारा उत्तर ये नहीं होगा। कमाऊ व्यक्ति, भाई कमाऊ है, कहते हैं ना दुधारू गाय, कमाऊ व्यक्ति। ठीक है ना, तो कमाऊ भी विशेषता है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा हमारा। यदि सी की बात करें, समझना ये एक क्रिया है, तो हमें क्या चाहिए? विशेषण नहीं हो, तो विशेषण क्या नहीं है? समझना, क्योंकि समझना एक क्रिया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और पठित है, पठित पाठ, पढ़ा गया पाठ, पढ़ा हुआ पाठ, तो पठित भी एक विशेषण है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? अब हमें क्रिया विशेषण चाहिए, क्रिया से बना हुआ विशेषण यानी क्रिया विशेषण। अब देखिए वहाँ जो है क्या है? एक दोस्तों है एक अव्यय है, यहाँ एक अव्यय है, कल एक अव्यय है। लेकिन आज का, यदि आज कहते तो यह भी एक अव्यय हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा आज का है, आज का। अब देखिए विशेषता कैसे बनेगी ये? आज का दिन, आज की रात, तो रात का, दिन का, ये आज का जो है ये विशेषण है, तो विशेषण होने के कारण यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
23वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऐसा शब्द चाहिए जो पुल्लिंग का हो और उसी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हुआ हो। जैसे पहले ले लीजिए काली, तो देखिए काला और काली, ठीक है। तो देखिए काला से काली बनी है ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन बड़ा से अगर बड़ी बनी होता तब तो हमारा उत्तर बड़ी होता, लेकिन यहाँ बड़ा लिखा है इसलिए यह उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बड़ा जो है वो पुल्लिंग है। अब देखिए ऐसा पुल्लिंग शब्द है, हमें चाहिए स्त्रीलिंग शब्द। यदि ऐसी लिखा होता तो हमारा उत्तर हो जाता, इसलिए काली जो है हमारा ए उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? मैंने आपको बताया था जो तत्सम शब्द होते हैं वह संस्कृत के होते हैं। तो ये यही कहना चाहता है कि कौन सा शब्द तत्सम से तद्भव बना है, इसका कहने का तात्पर्य यही है। संस्कृत का मतलब ही होता है तत्सम शब्द। तो तत्सम से तद्भव शब्द कौन सा बना है? तो देखिए बच्चा शब्द जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है ना दोस्तों। बच्चा शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। और यह संस्कृत से क्या है? हिंदी में रूपांतरित हुआ है, तो यह तद्भव हो गया है, इसलिए बच्चा जो होगा क्या होगा? तद्भव शब्द है। लेकिन वच्छ कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, और वच्छ होगा भी तो यह संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। ए और बी तो कतई नहीं हो सकता, इसलिए 24 का आंसर ए हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? अर्थात कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? देखिए पहला है लाल फूल। फूल कैसा है? लाल है। लाल क्या है? उसका गुण है। लाल क्या है? उसका गुण है। तो गुण होने के कारण गुणवाचक विशेषण। देखिए लाल तो पहले तो विशेषण भी है, क्यों? फूल कैसा है भैया? कि लाल है। तो कैसे का उत्तर जहाँ मिल जाए वही विशेषण है। जैसे फूल कैसा है? तो फूल लाल है, तो लाल फूल, लाल जो हो गया वह विशेषण हो गया। विशेषण होने के कारण अब हमें कैसा चाहिए? गुणवाचक विशेषण। तो देखिए लाल जो है एक गुण भी है, तो गुणवाचक विशेषण लाल फूल हो गया, इसलिए हमारा उत्तर यही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 5 लड़के। अब इस पर विचार करिए, लड़के कितने हैं? 5। लड़के कितने हैं? 5। तो 5 जो है वह क्या विशेषता बता रहा है कि नहीं? कितने हैं भैया? 5 हैं, ठीक है। तो अब विशेषण तो हो गया 5, लेकिन गुणवाचक नहीं है, ये संख्यावाचक है। 5 एक संख्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह सी वाले ऑप्शन को देखें, 10 हाथी। हाथी कितने भैया? 10, ठीक है। विशेषता तो बता दी कि भैया 10 हाथी हैं, लेकिन गुण नहीं है, यह भी संख्यावाचक विशेषण है, 10 हाथी हैं। इनमें से कोई नहीं तो उत्तर होगा ही नहीं, इसलिए 25 का ए आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों संख्यावाचक जो विशेषण हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 3 प्रकार के नहीं होते। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण अगर हम देखें, जैसे ऊपर दिया था 5 हाथी, 10 हाथी या 5 लड़के। तो देखिए 5 संख्या एक निश्चित है भैया, 5 ही हैं, 5 ही हैं। 10 संख्या एक निश्चित है कि भैया 10 ही हैं, तो ये हो गया निश्चित संख्या। 10 एक विशेषण भी है और निश्चित संख्या का भी बोध करा रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण 10 हाथी 5 लड़के का उदाहरण हो गया। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है कुछ लड़के हैं, 100 लोग, हजारों व्यक्ति, इसमें कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। हजारों कितने हैं? कुछ निश्चित नहीं है। कुछ यानी कितना? कुछ निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। 27वां प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परिमाण वह होता है जो भार तौल में उपयोग होता है, परिमाण उसे कहा जाता है। भार तौल में यानी कितना वजन है इसका है। और यदि नाप तौल की बात की जाए तो वह परिमाप बोधक होगा। क्या?
नाप तौल की बात की जाए, कितने गज है, कितने किलोमीटर है, ये परिमाप होता है। और परिमाण वह होता है जिसका भार तौला जाता है। अब आ जाइए परिमाण बोधक विशेषण। पहला ऑप्शन है सेर भर दूध। दोस्तों पहले जब पुराने ज़माने में प्राचीन काल में शेर प्रयोग हुआ करते, 1 शेर, 2 शेर हैं, 3 शेर दे दो, ठीक है, इस तरह से। तो शेर भर दूध, तो देखिए शेर भर दूध, दूध की क्वांटिटी किस में नापी जाती है? भार में, है ना, आधी किलो, 1 किलो, ठीक है दोस्तों। इसी तरह शेर हुआ करता था भार में। तो परिमाण का मैंने आपको तात्पर्य बताया था, परिमाण यानी भार। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि शेर जो है ये भार का बोधक है। तो परिमाण बोधक कौन सा हो गया? शेर भर दूध। लेकिन 4 गज की बात करें तो गज दोस्तों क्या है? माप तौल में आता है, ठीक है, किसमें? माप। तो परिमाप में काउंट होगा। परिमाप बोधक पूछेगा तब 4 गज उत्तर करना है। सब धन तो हो ही नहीं सकता और इनमें से कोई भी नहीं उत्तर नहीं होगा, इसलिए 27 का ए आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अगर प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारी वीडियो में जाकर के आप अच्छे से विस्तार रूप से हमने पढ़ाया है, देख लेना। तो विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। और अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? हमें विशेषण खोजना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मेरा लड़का आलसी है। क्या है? मेरा लड़का आलसी है। तो देखिए दोस्तों लड़का कैसा है? लड़का कैसा है? लड़का है आलसी। लड़का है आलसी। तो देखिए लड़का विधेय हो गया। विधेय यानी दोस्तों एक वाक्य है, तो लड़का विशेष्य हो गया और आलसी विशेषण हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमसे विशेषण पूछा था, तो विशेषण ए में हमको मिल गया। लेकिन हम दूसरा भी देख लेते हैं। सतीश सुंदर लड़का है। क्या है? सतीश सुंदर लड़का है। दोस्तों यहाँ पर भी विशेषण है, तो इसलिए ये दोनों ही सही हैं। इसका उत्तर दोस्तों ए नहीं होगा, बल्कि ए और बी दोनों ही उत्तर होगा, इसलिए 29 का सी उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लड़का जो है, लड़का की जो विशेषता है वह कैसी है? सुंदर है लड़का, ठीक है ना दोस्तों। सतीश कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। तो लड़के की विशेषता सुंदर भी है और ऊपर वाले वाक्य में लड़के की विशेषता आलसी है। तो दोनों ही विशेषण वाक्य हैं, इसलिए दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। और आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? क्या है? मूलावस्था, ठीक है, मूल अवस्था में है। तो देखिए दोस्तों मूल अवस्था उसे कहते हैं जहां पर किसी भी शब्द में कोई भी प्रत्यय, कोई भी उपसर्ग न लगाया गया हो। अब देखिए जैसे हम ए ऑप्शन लें, प्रियतर। दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है प्रियतर। प्रिय शब्द से तरप प्रत्यय हुआ है। कौन सा? तरप प्रत्यय, तब जाकर के प्रियतर शब्द बना है। तो यहाँ पर देखिए प्रिय जो था वह मूल शब्द था, उस मूल शब्द में हमने क्या किया? प्रत्यय जोड़ दिया, इसलिए यह मूल शब्द नहीं रह गया, इसलिए हमारा यह उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन दे रहा है लघुतम। लघु शब्द से तम प्रत्यय किया इन्होंने। क्या? तम प्रत्यय। तो लघु शब्द से तम प्रत्यय करने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? यह मूल अवस्था में नहीं रह गया। अगर सिर्फ लघु शब्द लिखा रहता तो यहाँ पर मूल अवस्था में यह होता, इसलिए लघुतम शब्द भी मूल अवस्था में नहीं। लेकिन सुंदर शब्द, सुंदर शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो सुंदर शब्द हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? तो सुंदर शब्द, ठीक है दोस्तों। आज की श्रृंखला कैसी लगी आप हमको कमेंट करके अवश्य बताइए। जो भी हमसे त्रुटि हुई हो हमको कमेंट में अवश्य बताइए, क्या सुधार हमें करने चाहिए। और यदि हमारी श्रृंखला अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और निरंतर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस तरह से अध्ययन करने के लिए आप अवश्य लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।